Good morning students and my dear friends, today is 30th of August 2023 Wednesday। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉगिन कर सकते हैं। बेसिक वर्जन दोनों ही न्यूज़पेपर का सबके लिए फ्री है। इसके अलावा आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं अदर फाइनेंस और इकोनॉमी रिलेटेड अपडेट्स के लिए। रिकमेंडेड प्लेस स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज गो इनटू द वर्ल्ड एंड डू वेल, बट मोर इम्पॉर्टेंटली गो इनटू द वर्ल्ड एंड डू गुड। आज के मिंट पेपर की अप्रॉक्सीमेटली 10 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की अप्रॉक्सीमेटली 13 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 13 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। JSW मे बाई फोर्स शट चेन्नई प्लान। अगर आप रेगुलर है चैनल पे तो आपको पता होगा ये न्यूज़ हमने भी कवर करी थी कि फोर्ड मोटर्स ने जब अपना चेन्नई का जो ईवी प्लांट है उसको जब शट डाउन किया था तो हमने ये न्यूज़ कवर करी थी। अप्रॉक्सीमेटली सितंबर 2021 में फोर्ड ने जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो प्लांट था चेन्नई प्लांट उसको शट डाउन किया था। तो अब उसी प्लांट को लेकर के ये एक्सटेंशन में न्यूज़ है। मिस्टर सज्जन जिंदल लेड जो JSW ग्रुप है वो फिलहाल के लिए फोर्ड मोटर कंपनी के साथ एडवांस नेगोशिएशन की स्टेज में है। किस बात का नेगोशिएशन हो रहा है, किस बात का डिस्कशन हो रहा है? तो जो फोर्ड का चेन्नई का जो शट डाउन प्लांट है, जो ईवी का जो प्लांट है जिसको फोर्ड ने 2021 में शट डाउन किया था, उसको एक्वायर करने के लिए मिस्टर सज्जन जिंदल लैंड JSW ग्रुप इज इन एडवांस टॉक विद फोर्ड। अब क्यों ये जो जिंदल है ये बेसिकली इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट को क्यों खरीदना चाह रहा है? सिंपल सा इसका रीज़न है कि जो JSW है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में, इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में एंट्री करना चाह रहा है। इट मीन्स सिंपली टू एक्सपेंड और डाइवर्सिफाई इट्स बिजनेस। नाउ JSW इज इन टॉक विद फोर्ड मोटर जिससे कि उसके जो शट डाउन प्लांट है चेन्नई में उसको खरीद करके ईवी सेगमेंट में एंट्री कर सके। और जो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं इस डिस्कशन में, इस नेगोशिएशन में, इस प्रोसेस में, उनके अकॉर्डिंग ये जो डिस्कशन है, नेगोशिएशन है, टॉक है, पिछले कई महीनों से चल रही है और अब ये एडवांस स्टेज पर आ गई है। मोस्ट लाइकली कि ये जो डिस्कशन है ये एग्रीमेंट में टर्न हो जाए और बहुत जल्दी हमें जो चेन्नई का प्लांट है वो JSW के पास दिखेगा। और इसके लिए फोर्ड से डिस्कशन चल रहा है। फोर्ड के अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट है उससे भी JSW डिस्कस कर रही है in order to check the feasibility of running this plant। और अगर इस प्लांट की फिजिकल प्रेमाइसेस की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 350 एकड़ में ये फोर्ड फैक्ट्री जो है वो एक्सपेंड है। अगर इसकी एनुअल कैपेसिटी देखी जाए तो अराउंड 2 लाख व्हीकल और 3,40,000 इंजन्स एनुअली प्रोड्यूस कर सकती है फोर्ड की ये फैक्ट्री। और सितंबर 2021 के डिसीजन के बाद ये प्लांट ने एक्चुअली कब काम करना बंद किया? जुलाई 2022 में इस प्लांट में प्रोडक्शन था जो वो स्टॉप हो गया था। और 2021 में फोर्ड ने केवल चेन्नई का ही प्लांट शट डाउन नहीं किया था, इसके साथ कई सारी असेंबलिंग यूनिट जो थी फोर्ड की, जो कि डिफरेंट लोकेशन, गुजरात सानंद में इस्टेब्लिश थी और चेन्नई तमिलनाडु में इस्टेब्लिश, दोनों ही यूनिट्स को बंद कर दिया था। हालांकि गुजरात यूनिट की अगर बात करें तो उसको ऑलरेडी टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने खरीद लिया था। उसका एक्विजिशन जो था वो 725 करोड़ में टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने कर लिया था जनवरी दिस ईयर। चेन्नई का जो प्लांट है उसके लिए अभी बायर नहीं मिला था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि JSW जो है वो प्रॉबेबली इस पर्टिकुलर यूनिट को भी खरीद लेगा। और अगर हम JSW का बिजनेस प्लान देखें, अगर उनकी स्ट्रैटेजी देखें तो ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब JSW जो है वो किसी ईवी स्पेस में एंट्री करने के लिए किसी के साथ जॉइंट वेंचर या किसी पर्टिकुलर प्लान को खरीदे। इससे पहले भी एक स्टेक जो था MG मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में जो JSW है उसने स्टेट एक्वायर किया था इन ऑर्डर टू मेक एंट्री इनटू ईवी सेगमेंट। तो फिलहाल के लिए JSW अपने एफर्ट्स को इंटेंसिफाई कर रहा है इन ऑर्डर टू एंटर दिस इनटू ऑटो सेक्टर और स्पेशली ईवी सेगमेंट। और क्यों? क्योंकि हम सभी को पता है कि दिस इज़ वन ऑफ द सनराइज सेक्टर। जिस तरीके से गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल को, ये अभी इंडिया में फिलहाल के लिए ये सनराइज सेक्टर की तरह है और इसमें इमेंस अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं कंपनीज़ के लिए। तो जो अदर कंपनीज हैं जिन्होंने कभी भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में एंट्री नहीं करी या कोई भी वेंचर नहीं किया, नाउ दे ऑल्सो वॉन्ट टू enter into this segment।
And this is the plan of different companies in EV segment: Mahindra, TVS, JSW, Tata Motors and Ola Electrics. और upcoming time में जितनी भी companies हैं EV sector में, they are going to have the huge investment in order to tap the maximum market share. अब देख लेते हैं article number 2 that is given on page number 1 of Mint paper. LPG price cut by ₹200 per cylinder in inflation fight. तो कंज्यूमर को मेजर रिलीफ दिया है यूनियन गवर्नमेंट ने। ट्यूसडे को अनाउंस किया है कि जो 14 kg का अप्रॉक्सीमेटली 14.2 किलोग्राम का जो कुकिंग गैस सिलेंडर है उसके प्राइस, उसका रेट जो है वो 200 रुपये कम कर दिया जाएगा। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने इसको ऐसे पोर्ट्रे किया है कि दे आर गोइंग टू गिफ्ट टू अ वुमेन सेगमेंट बिफोर रक्षाबंधन। और इस पर्टिकुलर गिफ्ट में उन्होंने जो कुकिंग गैस है, जो सिलेंडर है, उसका प्राइस 200 रुपये कम कर दिया। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कई सारे मेजर्स में से एक है जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कई सारे मेजर्स ले रही है। हालांकि अगर इस पर्टिकुलर मूव को देखें सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो इसको कई सारे क्रिटिसिज्म के बाद गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया, क्योंकि इन्फ्लेशन में जिस तरीके से गवर्नमेंट अनसक्सेसफुल रही है और जिस तरीके से सीपीआई का डेटा आ रहा है उसको देखने के बाद जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, इकोनॉमिस्ट थे, दे ऑल वर क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट एंड देयर पॉलिसी मेजर्स। तो उसी पर्टिकुलर प्रेशर में आकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट किया कि फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए 200 रुपये कम कर दिए गए हैं एलपीजी सिलेंडर में। So on the occasion of Raksha Bandhan and Onam, this is the gift from the government side to different segment. और इस डिसीजन के बाद अगर हम देखें कि जो एलपीजी सिलेंडर है जिसका जो प्राइस अभी फ़िलहाल के लिए अगर दिल्ली डिवीज़न में देखें तो 1103 रुपये है, वो इस पर्टिकुलर डिसीजन के बाद 903 रुपये रह जाएगा। तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो प्राइस रिडक्शन है ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जो PMUY के जो बेनिफिशरीज हैं उनको भी एक्सटेंडेबल है, जिनको सब्सिडी के तहत ये पर्टिकुलर सिलेंडर मिलता है। तो अगर उन तक ये 200 रुपये का एक्सटेंशन, 200 रुपये की सब्सिडी का एक्सटेंशन जाएगा तो डेफिनेटली उनको जो प्राइस पड़ेगा वो 703 रुपये हो जाएगा। इसके अलावा कुछ फ्री कनेक्शन प्रोवाइड करने की भी बात की। अप्रॉक्सीमेटली 7.5 मिलियन नए एलपीजी कनेक्शन जो है वो गवर्नमेंट देगी फॉर फ्री अंडर दिस उज्ज्वला स्कीम। तो ओपन मार्केट में 903 रुपये का उज्ज्वला स्कीम के तहत जो सिलेंडर मिलते हैं सब्सिडाइज सिलेंडर, वो 703 रुपये के पड़ेंगे आफ्टर दिस डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट फॉर रिड्यूसिंग द सिलेंडर प्राइस और एलपीजी प्राइस। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। इलेक्ट्रिसिटी डिमांड शॉर्टेज हिट रिकॉर्ड। जो लोग रेगुलर हैं उन्हें पता होगा, हमने ये न्यूज़ कई बार कवर भी करी और हमने ये भी डिस्कस किया था कि आगे आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाली है। हमने तब भी कवर करी थी ये न्यूज़, जब हमने डिस्कस किया था कि इस बार जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड रही है वो अपने रिकॉर्ड पॉइंट पर पहुंची, सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंची है। और इसके बावजूद भी जिस तरीके से मानसून का सेशन आ रहा है, एल नीनो को प्रिडिक्ट किया जा रहा है और जिस तरीके से वेदर कंडीशंस हैं, वेदर सिचुएशन है, टेम्परेचर सिचुएशन है, इट वाज एंटिसिपेटेड कि जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है वो अभी आगे और इंक्रीज़ करेगी। तो अगर हम जुलाई की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड की बात करें तो जुलाई की जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है दैट हैज़ टच्ड द रिकॉर्ड लेवल इंक्रीज़, और जिसकी वजह से जुलाई से ये इंक्रीज़ होना शुरू हुआ था, क्योंकि उससे पहले अगर आपको याद हो तो बहुत ज़्यादा मानसून हमें पार्ट एंड पार्सल्स में देखने को मिला था। और अगस्त में रेनफॉल कम होने की वजह से, एल नीनो के इम्पैक्ट की वजह से जो पावर डिमांड है वो अपने नए हाइक पर पहुंच गई है। एंड बिकॉज ऑफ दिस ड्राइविंग स्टॉक्स ऑफ पावर कंपनीज आर गोइंग इन टू न्यू हाई। तो डिमांड आर सर्जिंग, डिमांड तो बढ़ रही है उस पीक पे, लेकिन अगर हम सप्लाई को देखें तो सप्लाई में उतना इंक्रीज़ देखने को नहीं मिल रहा है। कई सारे रीजंस में, कई सारे पार्ट्स में सप्लाई की शॉर्टेज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं हो पा रही है। एज पर द डेटा फ्रॉम द ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया, इस बार कंट्री में रिकॉर्ड पीक शॉर्टेज देखने को मिली है। 9.11 गीगावाट की शॉर्टेज रही और ओवर 4% ऑफ द पीक डिमांड। तो पीक डिमांड की 4% की शॉर्टेज जो हमें 21 अगस्त को देखने को मिली, जबकि पीक डिमांड 226 गीगावाट थी। यानी 21 अगस्त में जो रिकॉर्ड लेवल पे जो डिमांड गई है इलेक्ट्रिसिटी के, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 226 गीगावाट। तो 21 अगस्त को हमें पीक शॉर्टेज देखने को मिला, जबकि अगर हम पीक डिमांड की बात करें 17 अगस्त को जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो 334 गीगावाट तक पहुंच गई है विद द पीक शॉर्टेज ऑफ 7 गीगावाट।
और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि फ़िलहाल के लिए जो भी हम रिकॉर्ड हाई देख रहे हैं डिमांड में, ये और इंक्रीज़ होगा, क्योंकि जिस तरीके से रेन के प्रिडिक्शंस किए जा रहे हैं कि जो एल नीलो जो है वो स्ट्रेंथन कर रहा है और दिसंबर तक इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, कल की न्यूज़ में हमने कवर भी किया था। तो डेफिनेटली जो रेनफॉल है वो कई सारे रीजन में कम होगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ करेगा और जो डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी की वो भी इंक्रीज़ करेगी टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के साथ में। तो इसी के साथ साथ जो थर्मल पावर प्रोडक्शन कंपनीज है, दे आर नाउ फोकसिंग ऑन देयर कोल स्टॉक, कि उनके पास कितना कोल स्टॉक है, क्या आगे आने वाले टाइम में वो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को फुलफिल कर पाएंगे आगे आने वाले मंथ में या नहीं। एज ऑफ नाउ पावर प्लांट्स हैव द डोमेस्टिक कोल स्टॉक फॉर 11 डेज एज पर नेशनल पावर पोर्टल, जो कि मार्च में 13 दिन था। तो मार्च से डाउन होकर के 11 दिन का कोल्ड स्टॉक रह गया है एज पर द नेशनल पावर पोर्टल डेटा। और गवर्नमेंट जो है कई सारे डायरेक्शंस दे रही, कई सारे मेजर्स जो है वो लाने की कोशिश कर रही है इन ऑर्डर टू फुलफिल द कैपेसिटी एंड डिमांड फॉर अपकमिंग मंथ्स। तो अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम मिंट। नीड कोऑर्डिनेटेड डेटा रेगुलेशन इन कनेक्टेड वर्ल्ड। तो ये एक इंटरव्यू है मिस्टर माइकल का, हु इज चीफ एग्जीक्यूटिव इन मास्टरकार्ड आईएनसी, और उनके अकॉर्डिंग डेटा को रेगुलेट करने के लिए सभी कंट्रीज़ को कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इस समय हम लोग ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में, इंटरलिंक्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं। एक ऐसा नहीं कह सकते कि एक कंट्री में सिर्फ उसी कंट्री के ट्रांजैक्शंस होते हैं, दूसरी कंट्री से रिलेटेड ट्रांजैक्शन भी, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी पैसा जाता है, तो कई सारे मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो डेटा अगर रेगुलेशन की बात करें तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कंट्री में ही डेटा जनरेट हो रहा है, एक कंट्री का डेटा दूसरी कंट्री में भी जनरेट हो सकता है, दूसरी कंट्री का डेटा तीसरी कंट्री में भी जनरेट हो सकता है। एंड दैट इज़ वाई countries, different countries at a global level need to coordinate on this data regulation. Otherwise हर country ये सोचने लगेगी कि वो data localization करेगी, in that case the technological development will be very difficult. तो उसी को लेकर के मिस्टर माइकल का ये कहना है कि फ़िलहाल के लिए एक कोऑर्डिनेटेड पैटर्न की, कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन की ज़रूरत है इन अ कनेक्टेड वर्ल्ड, बिकॉज वी आर नॉट लिविंग इन आइसोलेटेड वर्ल्ड और वैक्यूम वर्ल्ड वेयर एवरी कंट्री इज जस्ट रिलेटेड विद themselves. तो ओवरऑल क्रक्स यही है इंटरव्यू का. इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन रीड दिस इन डिटेल. आप देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप, विल फ्लाई टू वीनस मार्स विद प्राइवेट कंपनी. तो जैसा कि हमने उस पर्टिकुलर लूनार मिशन के सक्सेस पर डिस्कस भी किया था कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं दे आर नाउ गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियाज स्पेस मिशन. तो इंडिया के जितने भी फ्यूचर स्पेस मिशन हैं इंक्लूडिंग मार्स एंड वीनस को लेकर के जो इसरो प्लान कर रहा है उसमें प्राइवेट कंपनीज अब इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं. कि जिस तरीके से प्राइवेट कंपनीज ने मून के मिशन में कई सारे फॉर्म में इसरो को हेल्प करी, इसरो को सपोर्ट किया, उसके बाद से अब जो इनकी अवेलेबिलिटी है, जो इनका एंथुजियाज्म है, जो उनकी बिजनेस एक्टिविटीज है, डेफिनेटली वो इम्प्रूव हो गई हैं. सो इंडिया इज़ नॉट बिहाइंड एनी वर्ल्ड पावर इंक्लूडिंग चाइना इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल कैपेसिटी. और आगे आने वाले फ्यूचर मिशन में, जो फ्यूचर स्पेस मिशन है उसमें प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों ही साथ मिल करके काम करेंगे. ये एक इंटरव्यू है, किसका इंटरव्यू है? डिफेंस साइंटिस्ट मिस्टर वी.के. सारस्वत. उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि किस तरीके से प्राइवेट कंपनी आगे आने वाले टाइम में जो स्पेस मिशन है उसमें कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं. अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल. बिजनेस स्टैंडर्ड का पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 4 पर दिया हुआ है, FDI आउटफ्लो राइजेस 73% टू $1.85 बिलियन इन जुलाई ओवर जून. तो ये FDI आउटफ्लो का डेटा है. आउटफ्लो मतलब कि इंडिया से बाहर कितना FDI गया, इंडिया से बाहर कितना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है इंडियन कंपनीज ने या इंडियन इंडिविजुअल्स ने. तो उसी को लेकर के डेटा है. तो पिछले लास्ट 2 मंथ में अगर देखें तो हमें कंटिन्यूअस डिक्लाइन देखने को मिल रहा था FDI आउटफ्लो में. और ये डेटा, ये न्यूज़ हमने कवर भी करी थी. तो 2 महीनों के लगातार डिक्लाइन के बाद फाइनली अगर हम जुलाई का डेटा देखें तो जुलाई में हमें आउटफ्लो FDI में इंक्रीज देखने को मिल रहा है. तो जो आउटवर्ड FDI है वो जुलाई के मंथ में सीक्वेंशली इंक्रीज हुई. अप्रॉक्सीमेटली $1.85 बिलियन का हमें FDI देखने को मिल रहा है जुलाई के मंथ में, जो कि जून में अप्रॉक्सीमेटली $1.07 था. तो सीक्वेंशियल बेसिस पर 73% का इंक्रीज हमें जुलाई के महीने में FDI आउटफ्लो में देखने को मिला. आउटफ्लो मीन्स जो इन्वेस्टमेंट इंडिया से बाहर जा रहा है, जो इंडियन कंपनीज या इंटरनेशनल जो है वो बाहर की कंट्रीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ इक्विटी, लोन्स एंड गारंटीज. तो इट इज़ बेसिकली अ फाइनेंशियल कमिटमेंट. आउटवर्ड FDI और आउटबाउंड FDI मीन्स इट्स अ फाइनेंशियल कमिटमेंट इन 3 components: इक्विटी, लोन्स एंड गारंटी.
और मई के मंथ में अगर हम देखें तो दिस वाज अप्रॉक्सीमेटली $1.29 बिलियन। तो पिछले 2 महीनों से लगातार हमें आउटवर्ड एफडीआई और एफडीआई आउटफ्लो में डिक्रीज देखने को मिला था, लेकिन फाइनली जून में ये ट्रेंड थोड़ा सा हमें डिस्टर्ब होता हुआ दिख रहा है। जून में एक सीक्वेंशियल बेसिस पर इंक्रीज देखने को मिल रहा है एफडीआई आउटफ्लो में। लेकिन अगर इसको पिछले साल के जुलाई से, जून में नहीं जुलाई में, और अगर इसको पिछले साल के जुलाई से कंपेयर करें, इस बार का जो जुलाई का डेटा आउटवर्ड एफडीआई का डेटा अगर पिछले साल के जुलाई के आउटवर्ड डेटा से कंपेयर करें तो जुलाई पिछले साल लास्ट ईयर यही नंबर 2.18 बिलियन था। $2.18 बिलियन लास्ट ईयर जुलाई में एफडीआई आउटफ्लो था। इस बार $1.85 बिलियन है। तो मई और जून के कंपैरिजन में तो ये जो डिक्लाइन ट्रेंड हमें देखने को मिला था उसमें थोड़ा डिस्रप्शन तो हुआ है एफडीआई आउटफ्लो में, लेकिन अभी भी पिछले साल के कंपैरिजन में ये सिग्निफिकेंटली कम है। और आरबीआई का डेटा अगर हम देखें तो अप्रैल में यही जो आउटवर्ड एफडीआई था ये $2.58 बिलियन था। तो अप्रैल के बाद से मई जून में डिक्लाइन देखने को मिला, लेकिन जुलाई में फिर से हमें इंक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिला। हालांकि वो इंक्रीज इतना ज़्यादा नहीं जितना लास्ट ईयर था। और अगर एक्सपर्ट्स की बात करें, मार्केट पार्टिसिपेंट्स की बात करें, बैंकर्स की बात करें, तो उनके अकॉर्डिंग अभी फ़िलहाल के लिए कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि फाइनली जो ट्रेंड था डिक्लाइन का एफडीआई आउटफ्लो में वो रिवर्स होगा, क्योंकि इस पूरे कैलेंडर में अप्रॉक्सीमेटली हमें डिक्लाइन ही देखने को मिला है एफडीआई आउटफ्लो में। तो इट इज़ टू अर्ली कि केवल जुलाई के डेटा के बेसिस पर हम ये कह दें कि फाइनली इंडिया का जो आउटफ्लो था, जो आउटवर्ड एफडीआई था, वो इंक्रीज़ होना शुरू हो चुका है। अब इसका रीज़न क्या है? हमें मई और जून में डिक्लाइन क्यों देखने को मिला एफडीआई आउटफ्लो में? सिंपल सा इसका रीज़न है कि ग्लोबल इकोनॉमिक शटडाउन और ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन की वजह से जो बिजनेस एक्टिविटीज़ थी वो स्लो डाउन हुई, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ स्लो डाउन हुई वेस्टर्न कंट्रीज़ में, जिसकी वजह से वहाँ पर हमारी कंपनीज़ ने या इंडिविजुअल्स ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी तो हमारा इन्वेस्टमेंट भी नहीं गया। तो स्पेशली डेवलप्ड मार्केट वेस्टर्न इकोनॉमीज़ में ग्लोबल रिसेशनरी कंडीशंस की वजह से, डिक्रीज बिजनेस और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की वजह से इन्वेस्टमेंट जो था वो कम देखने को मिला। तो शोइंग द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल सेट डाउन, नेट एफडीआई इन इंडिया डिक्लाइन शार्पली टू $4.99 बिलियन। तो ऐसा नहीं कि ये सिर्फ आउटवर्ड जो एफडीआई है वही हमारा डिक्लाइन हुआ, जो हमारा इनकमिंग है, जो हमारा इनफ्लो है, उसमें भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हमें देखने को नहीं मिला है। रीज़न वही है ग्लोबल शटडाउन की वजह से Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 हैज सीन द very less FDI and there is a sharp decline in net FDI. What is this net FDI? आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि नेट एफडीआई क्या होगा। यहाँ पर हम आउटवर्ड एफडीआई और इनवर्ड एफडीआई, या हम इसको बोल सकते हैं आउटफ्लो और इनफ्लो एफडीआई की बात कर रहे हैं। तो उसकी कंटेक्स्ट में सोच रहे थे कि व्हाट इज एक्चुअली नेट एफडीआई। तो नेट एफडीआई इंडिया में डिक्लाइन हुआ है शार्पली $4.99 बिलियन इन Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में यानी फाइनेंशियल ईयर 23 के Q1 में नेट एफडीआई वाज अप्रॉक्सीमेटली $13.92 बिलियन। तो आउटवर्ड के लिए तो ग्लोबल रिसेशन और लेस बिजनेस एक्टिविटीज़ रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन अगर इंडिया के केस में देखें कि हमारा जो इनवर्ड एफडीआई है उसमें भी हमें इतना डिक्लाइन क्यों देखने को मिला इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर? तो एक तो ग्लोबल रिसेशनरी कंडीशंस तो है ही हैं, उनका भी इम्पैक्ट इंडिया में आने वाले इन्वेस्टमेंट पर पड़ा है। इसके अलावा इंडिया ने एफडीआई को लेकर के कई सारे रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए हैं। अगर आप देखें तो नेबरिंग कंट्रीज से लेकर के कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। बेनिफिशियल ओनरशिप को लेकर के कई सारे डॉक्यूमेंटेशन को स्ट्रिक्ट कर दिया है, कंप्लाइंसेस को इंक्रीज कर दिया है, जिसका इम्पैक्ट भी हमें इंडिया के इनफ्लो एफडीआई में देखने को मिल रहा है। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस हमारा इनफ्लो आउटफ्लो दोनों ही डिक्रीज हुआ है इस कैलेंडर ईयर में, जिसकी वजह से हमारा जो नेट एफडीआई है वो सिग्निफिकेंटली कम होता हुआ दिख रहा है। एंड दिस इज नंबर्स अप्रैल, मई, जून और जुलाई का डेटा दिया हुआ है इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का, यानी अगर हम बात करें तो Q1 का डेटा दिया हुआ है। आप क्लियरली देख सकते हैं कितना इक्विटी में इन्वेस्टमेंट हुआ, कितना डेट में, कितना गारंटी में। बेसिकली इन टोटल यही 3 फाइनेंशियल कमिटमेंट जो हैं वो आउटवर्ड एफडीआई कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो बहुत ज़्यादा इस डेटा को याद करने की जरूरत अभी तो नहीं है फिलहाल। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 7 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड सेंटर, लाइकली टू इन्फ्यूज कैपिटल इन आरआरबीज इन फाइनेंशियल ईयर 24। कल के न्यूज़ में हमने एनालिसिस में हमने आरआरबीज की न्यूज़ कवर करी थी बैंक रैशनलाइजेशन को लेकर के। आज की न्यूज़ में हम
रीजनल रूरल बैंक्स में कैपिटलाइजेशन को लेकर के गवर्नमेंट क्या मेजर लेने जा रही है उसको डिस्कस करेंगे। तो ऐसा कहा जा रहा है फाइनेंशियल ईयर 24 में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो प्लान कर रही है कि जो आरआरबीज हैं, आरआरबीज रीजनल रूरल बैंक्स, उनमें कुछ कैपिटल इन्फ्यूज़ किया जाए, कुछ कैपिटल और लगाया जाए। क्यों? उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन को इम्प्रूव करने के लिए, उनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। तो डेफिनेटली आरआरबीज़ को हेल्प करने की गवर्नमेंट सोच रही है। लेकिन ये जितना भी जो कैपिटल इन्फ्यूज़ किया जाएगा ये डिपेंड करेगा उस आरआरबी की परफॉर्मेंस पर और उसके अडॉप्शन पर। किस चीज़ के अडॉप्शन पर? डिजिटलाइजेशन और डिजिटाइजेशन के अडॉप्शन पर। ये कितनी स्पीड में, कितनी एफिशिएंटली वो आरआरबी डिजिटल हो रहा है या डिजिटल टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहा है, और उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बेसिस पर, डिजिटलाइजेशन के बेसिस पर, इट मीन्स टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बेसिस पर गवर्नमेंट जो है आरआरबीज में फंड इन्फ्यूज़ करेगी। और इसको लेकर के जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो मीटिंग होल्ड करने जा रही हैं। तो कई सारे जो आरआरबीज उनके सीनियर ऑफिशियल्स को बुलाया जाएगा, चेयरपर्सन्स को बुलाया जाएगा, और दिल्ली में इसकी एक रिव्यू मीटिंग रखी जाएगी जहां पर डेलिब्रेशंस होंगे, डिस्कशन होंगे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को लेकर कि आरआरबीज की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, ग्रॉस एनपीए प्रोविजनिंग को लेकर के, और कवरेज रेशियो को लेकर के। और इसी रिव्यू मीटिंग के बाद हो सकता है गवर्नमेंट कुछ डिसीजन ले कैपिटलाइजेशन का। अब फाइनेंशियल ईयर 23 की अगर बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में गवर्नमेंट ने आरआरबीज में अप्रॉक्सीमेटली 10,890 करोड़ का फंड इन्फ्यूजन किया था। और ये ओवरऑल इन्फ्यूजन की हम बात कर रहे हैं, इसमें सेंटर का जो शेयर था वो 50%, इसके अलावा कई अदर मोड से भी फंड इन्फ्यूजन किया गया था। तो ओवरऑल टोटल जो फंड इन्फ्यूजन हुआ था आरआरबीज में फाइनेंशियल ईयर 23 में, दैट वाज 10,890 करोड़। और वो किस बेसिस पर हुआ था? जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है आरआरबीज का, उनके बेसिस पर हुआ था। और इस बार फंड इन्फ्यूजन या कैपिटलाइजेशन जो है आरआरबीज का वो किस पर डिपेंड करेगा? जो ब्रॉड पैरामीटर्स हैं सच एज एनपीए रिडक्शन, क्रेडिट एक्सपेंशन, बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन, इंप्रूवमेंट इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो ये सारे पैरामीटर्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के अलावा ये सारे और पैरामीटर्स भी कंसिडर किए जाएंगे इन्फ्यूजन करते समय। सीधी सी बात है कि जो आरआरबी जितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, जितना अच्छा काम कर रहा है, उसको उतना ज़्यादा पैसा दिया जाएगा। सीधी सी बात है रिपोर्ट कार्ड के बेसिस पर। जिन आरआरबीज में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, जिनका एनपीए इंक्रीज हो रहा है, तो डेफिनेटली उनमें गवर्नमेंट जो है वो कम फंड इंफ्यूजन करेगी या नहीं करेगी। तो सीधी सी बात है, उगते सूरज को सलाम। और जो अदर आरआरबीज हैं दे नीड टू शोकेस देयर परफॉर्मेंस इन अपकमिंग टाइम इन ऑर्डर टू गेट द फंड फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 8 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। ₹57K करोड़ ई बस स्कीम लाइकली इन अ मंथ। तो ग्रीन मोबिलिटी और ग्रीन व्हीकल के अडॉप्शन को इंक्रीज करने के लिए स्पेशली पब्लिक मोबिलिटी सेगमेंट में, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में ग्रीन व्हीकल्स के पेनिट्रेशन को, ग्रीन व्हीकल के अडॉप्शन को इंक्रीज करने के लिए सेंटर जो है वो गाइडलाइंस तैयार कर रही है प्रधानमंत्री ई बस सेवा स्कीम की। और विद इन अ मंथ ऐसा कहा जा रहा है कि वो जो स्कीम है वो गवर्नमेंट जो है वो, या जो गाइडलाइंस हैं उस स्कीम की, गवर्नमेंट उनको रिलीज कर देगी, और जिसके तहत 57,613 करोड़ की ये स्कीम लॉन्च करी जाएगी। तो इस स्कीम का अनाउंसमेंट तो पहले ही हो चुका था, लेकिन जो इससे रिलेटेड जो गाइडलाइंस हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट ये इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी और किस तरीके से ये मनी जो है वो डिसबर्स किया जाएगा, उसको लेकर के जो डिटेल गाइडलाइंस हैं वो तैयार करी जा रही हैं। और इस महीने के अंत तक ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो गाइडलाइंस हैं वो इशू कर दी जाएंगी। हालांकि डिफरेंट सेंटर जो स्टेट्स गवर्नमेंट्स हैं उनसे डिस्कशन भी चल रहा है। और अगर आपको थोड़ा सा पता हो इस पर्टिकुलर स्कीम के बारे में, तो अगस्त 16 को ये स्कीम जो है गवर्नमेंट ने अनाउंस करी थी, जिसके तहत 10,000 ई बसेस अप्रॉक्सीमेटली 169 सिटीज़ में इंट्रोड्यूस करी जाएंगी। और इसका अरेंजमेंट कैसा होगा? PPP मॉडल के थ्रू ये अरेंजमेंट किया जाएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर इज एक्चुअली ओवरसीइंग दिस एंडेवर और दिस स्कीम। तो ये है नोडल मिनिस्ट्री, आप देख सकते हैं। और इस स्कीम के तहत टोटल बजट एलोकेशन इतना हुआ है 57K का, जिसके तहत 10,000 बसेस जो हैं वो पब्लिक मोबिलिटी में इंट्रोड्यूस करी जाएंगी, इंडक्ट करी जाएंगी। अभी तक गवर्नमेंट 20,000 जो है वो सेंटर गवर्नमेंट के बजट में आया है। तो 20,000 के विल बी एलोकेटेड फ्रॉम द सेंटर गवर्नमेंट एंड रिमेनिंग विल बी
फ्रॉम प्राइवेट और गवर्नमेंट और प्राइवेट और स्टेट गवर्नमेंट्स। तो जैसा कि मैंने डिस्कस किया, ट्रिपल पी मीन्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च करने जा रही है। तो वेरियस स्टेट्स गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेंगी, प्राइवेट प्लेयर्स कंट्रीब्यूट करेंगे। हालांकि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी प्रोक्योरमेंट की और ऑक्शन की, ई बसेस की, वो स्टेट रन जो कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज है CESL उस पर होगी। तो एक मिनिस्ट्री, एक गवर्नमेंट और स्टेट रन जो PSU है वो इस पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च इम्प्लीमेंट करेगी, या हम ये कह सकते हैं इस स्कीम के लिए एंटरवर करेगी। कन्वर्जेंस विल ऑल्सो हेल्प टू रियलाइज द गवर्नमेंट विजन ऑफ डिप्लॉइंग 50,000 बसेस बाई 2027। तो ये जो एजेंसी है कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज CESL, ये गवर्नमेंट के आगे आने वाले जो ई बसेस के को लेकर के जो गवर्नमेंट के टारगेट है, अप्रॉक्सीमेटली 50,000 ई बसेस गवर्नमेंट इंडक्ट करना चाह रही है, इंट्रोड्यूस करना चाह रही है 2027 तक, उसको लेकर के भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगी। तो गवर्नमेंट का एक ह्यूज मिशन है नेशनल इलेक्ट्रिक बस प्रोग्राम, उसके तहत गवर्नमेंट ने ये टारगेट सेट किया है और CESL जो है एजेंसी वो इसके लिए काम कर रही है। तो इस पर्टिकुलर PM ई बस सेवा स्कीम में भी ये एजेंसी प्रोक्योरमेंट और ऑक्शनिंग का काम करेगी। हालांकि अगर हम स्कीम की परफॉर्मेंस की बात करें, फेम स्कीम या जो अदर स्कीम रही हैं ग्रीन मोबिलिटी को इम्प्रूव करने की, अगर उनकी परफॉर्मेंस की बात करें तो उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी डिसमिसल रही है और हमने डिस्कस भी किया कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी थी, जिसके बाद गवर्नमेंट ने कोशिश भी कर रही थी कि प्रोबेबली फेम स्कीम को रोल बैक कर लिया जाए। तो फिर भी गवर्नमेंट का जो अप्रोच है दैट इज़ मोर पॉजिटिव, और उसको इम्प्रूव करने के लिए, ग्रीन मोबिलिटी अडॉप्शन को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट जो कई सारे और नए मेजर ले रही। दिस इज ऑल अबाउट स्टैटिस्टिक्स, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। 57K का टोटल आउटले है, 20,000 सेंटर का शेयर है, 170 सिटीज़ में ये अप्रॉक्सीमेटली ये बसेस जो हैं वो इंडक्ट करी जाएंगी। किन सिटीज़ में इंडक्ट करी जाएंगी? जिनकी पॉपुलेशन जो है वो 3 लाख से ज़्यादा है। 10,000 बसेस पहले, फिर आगे आने वाले टाइम में रिमेनिंग बसेस 10 ईयर की PPP मॉडल पर ये काम करेगा। 50% जो लोकलाइजेशन है वो रूल फॉलो करना पड़ेगा। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। मारुति टू इन्वेस्ट ₹45K करोड़ टू डबल कैपेसिटी इन 8 years। तो मारुति सुजुकी इंडिया, जिसको हम MSIL के नाम से भी जानते हैं, जो कंट्री की बिगेस्ट कार मेकर कंपनी है, वो 45,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। किस लिए करने जा रही है? सिंपली अपनी एनुअल कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग को इंक्रीज करने के लिए। तो अपनी एनुअल कैपेसिटी, एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी को 4 मिलियन यूनिट पहुंचाने के लिए, 4 मिलियन पर ईयर तक पहुंचाने के लिए मारुति जो है वो 45,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है फॉर अपकमिंग 8 years। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। गोयल वर्किंग ऑन प्राइवेट सेक्टर एक्सेस टू नॉन सेंसिटिव डेटा। तो बिजनेस स्टैंडर्ड का एक इवेंट चल रहा है, गति शक्ति कनेक्ट इवेंट, न्यू दिल्ली में ये इवेंट हो रहा है। उसमें हमारे मिनिस्टर जो हैं, कई सारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट जो हैं वो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। मिस्टर पीयूष गोयल जो कि हमारे कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, उनके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर के साथ नेगोशिएट कर रही है, डिस्कस कर रही है। क्या डिस्कशन, क्या नेगोशिएशन चल रहा है? नॉन सेंसिटिव डेटा को की शेयरिंग को लेकर। क्योंकि अगर आपको पता हो तो जो गति शक्ति पोर्टल लॉन्च हुआ है उसमें फिलहाल के लिए प्राइवेट सेक्टर को पार्टिसिपेशन या प्राइवेट सेक्टर को किसी भी तरह का डेटा एक्सेस अलाउ नहीं है। ओनली गवर्नमेंट ओन्ड और स्टेट रन कंपनीज और एजेंसीज कैन सी दिस पर्टिकुलर डेटा और कैन एक्चुअली यूज दिस गति शक्ति पोर्टल। तो उसी को लेकर के गवर्नमेंट जो है वो फिलहाल के लिए प्राइवेट सेक्टर से डिस्कस कर रही कि उसे एक्सेस उसमें दिया जाए और कितना एक्सेस दिया जाए। तो बेसिकली गवर्नमेंट का जो अप्रोच है इस गति शक्ति प्लेटफॉर्म को लेकर के वो ये है कि प्राइवेट सेक्टर को अगर एक्सेस दिया जाता है तो उन्हें केवल नॉन सेंसिटिव डेटा ही विजिबल होगा कंज्यूमर से रिलेटेड। कोई भी सेंसिटिव डेटा या प्राइवेट डेटा कंज्यूमर का वो एक्सेस नहीं कर पाएंगी। तो प्राइवेट सेक्टर के साथ काम किया जा रहा है कि किस तरीके से उनको नॉन सेंसिटिव डेटा अवेलेबल कराया जाए, जिससे कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके, एक प्रॉपर एनालाइज्ड डिसीजन ले सके और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर सके। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। फर्स्ट फूड नाउ फ्यूल, गवर्नमेंट कट LPG सिलेंडर प्राइसेस बाई ₹200 टू फाइट इन्फ्लेशन, दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन मिंट। नेक्स्ट क्लिप, ब्रेक इन रेन एट रेन्स अ थ्रेट टू खरीफ यील्ड रबी शोइंग। तो जिस तरीके से एल नीनो के इम्पैक्ट को कई सारे जियोलॉजिकल एक्सपर्ट जो हैं वो एंटिसिपेट कर रहे हैं, ये भी कहना है कि दिसंबर तक एल नीनो का इम्पैक्ट हमें मानसून या इंडिया में जो रेनफॉल है उस पर देखने को मिलेगा। तो उसके बाद से ऐसा कहा जा रहा है कि जो प्रोलॉन्ग ब्रेक है मानसून में, इसकी वजह से
डेफिनेटली जो हमने कल डिस्कस किया था कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर आउटपुट है वो इम्पैक्ट करेगा। अब इसमें स्पेशली देखें कौन कौन से जो फसल है वो ख़राब होने वाली है या वो इम्पैक्ट करने वाली है। तो जो खरीफ क्रॉप है उसकी ईल्ड इम्पैक्ट करेगी, उसका जो प्रोडक्शन है, जो उसका आउटपुट है वो इम्पैक्ट करेगा। और इसके अलावा जो रबी की जो शोइंग है, जो कि ठंडियों में होती है, सर्दियों में होती है रबी जो क्रॉप, उसकी शोइंग मतलब उसकी बुआई जो होती है, जो बीज बोए जाते हैं, वो भी इम्पैक्ट करेगा बिकॉज ऑफ लेस मानसून और लेस रेनफॉल। और मेजर एग्रीकल्चर स्टेट जैसे कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, गुजरात, दे आर विटनेसिंग और दे मे विटनेस अप्रॉक्सीमेटली 30 to 80% deficit in southwest monsoon rainfall in the month of August। तो लॉन्ग पीरियड एवरेज के कंपैरिजन में 30 से 80% का लेस रेनफॉल हो सकता है, जिसकी वजह से हमारी खरीफ जो भी करंट हमारी जो क्रॉप चल रही है उसकी प्रोडक्टिविटी, उसका प्रोडक्शन, उसका आउटपुट इम्पैक्ट करेगा। जो रबी जो अपकमिंग क्रॉप है हमारी, उसकी शोइंग, उसकी जो बुआई होती है वो इम्पैक्ट करेगी। एंड दिस इज ड्राइसन मानसून डेफिसिट इन डिफरेंट स्टेट्स, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका एंड केरला। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में एग्रीकल्चर आउटपुट जो है वो रिड्यूस करेगा और ये गवर्नमेंट के लिए अच्छा इंडिकेशन नहीं है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप, आरबीआई मस्ट सीरियसली कंसीडर डिपॉजिट लाइसेंस टू एनबीएफसी। तो ये एक इंटरव्यू है, किसका इंटरव्यू है? मिस्टर अजय पीरामल, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ पीरामल ग्रुप। और वो उनका ये कहना है कि आरबीआई जो है वो एनबीएफसीज को और ज़्यादा एम्पावर करे, उन्हें और ज़्यादा पावर देने की कोशिश। पावर इन विच सेंस? पावर इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, क्योंकि अभी एनबीएफसीज जो है वो अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ के टर्म्स में रिस्ट्रिक्टेड हैं। बहुत सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ जो है, बिजनेस एक्टिविटीज़, बैंकिंग एक्टिविटीज़ जो है वो एनबीएफसीज नहीं परफॉर्म कर सकती, दैट आर एक्सक्लूसिवली सेफ फॉर बैंकिंग सेक्टर। तो उसी को लेकर के ये इंटरव्यू है, जहां पर उन्होंने सीरियसली इस बात को बोला है कि डिपॉजिट लाइसेंस जो है वो एनबीएफसीज को दिया जाना चाहिए, एनबीएफसीज को अलाउ करना चाहिए आरबीआई को कि वो डिपॉजिट ले सके कंज्यूमर से। क्योंकि एनबीएफसीज की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल इंक्लूजन भी एनबीएफसीज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। तो अगर आरबीआई एनबीएफसीज को अलाउ करता है डिपॉजिट लेने के लिए, उनको डिपॉजिट लाइसेंस एलोकेट करता है, तो इट विल बी गुड इम्पटस फॉर इकोनॉमी, फाइनेंशियल सेक्टर एंड बैंकिंग सेक्टर एज वेल। So this is all for today, students. If you like the initiative, please share it among your students, friends and family members. Like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.